गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए, आज वाणिज्यवाद के उदय के कारण हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। तो देखिए, कल तक मैंने आपको 4 जो कारण बताए थे वाणिज्यवाद के उदय के। आज जो अगला कारण हम पढ़ने जा रहे हैं वो है धर्म सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन। देखिए, यूरोप में 16-17 सेंचुरी में एक आंदोलन चला था, जैसे कि नाम आप सुन ही रहे हैं, धर्म सुधार यानी धर्म में सुधार के लिए, ईसाई धर्म में सुधार के लिए। यूरोप में ईसाई धर्म प्रचलित था ना, तो ईसाई धर्म के सुधार के लिए 16वीं-17वीं शताब्दी में एक आंदोलन चला, जिसके जो प्रेरणता थे, जिसकी शुरुआत की थी, वो थे मार्टिन लूथर। ही वॉज फ्रॉम जर्मनी। तो देखिए, ये क्या था कि चर्च जो ईसाइयों का धार्मिक केंद्र था, उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। चर्च के जो अधिपति थे, यानी पोप वगैरह जो थे, पादरी जिन्हें बोलते हैं, वो बहुत विलासी हो गए थे और मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक हर एक जो कार्य होता था वो चर्च द्वारा निर्धारित हुआ करता था। चर्च का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर बहुत ज़्यादा था, यहाँ तक कि चर्च के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था। इवन जो शासक होता था वो चर्च को फंड किया करता था। तो बहुत ज़्यादा पैसा प्राप्त करके ये चर्च में जो पादरी लोग थे, ये बहुत भ्रष्टाचारी हो गए थे। और आलम ये हो गया था कि अगर कोई व्यक्ति गुनाह कर देता था, अगर किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म कर दिया है, तो कहते हैं कि वो चर्च में आके कन्फेशन करेगा, अपने जुर्म को का इकरार करेगा और उसको स्वीकार करेगा जुर्म को, और उसके बाद उसको कुछ पत्र दिए जाएंगे जिससे वो उन पापों से, उस जुर्म से मुक्त हो जाएगा। इन पत्रों को कहा जाता था पाप मोचन पत्र, और ये बिका करते थे। दे वर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस तरह से जो पादरी होते थे वो लोगों से पैसा इकट्ठा करते थे और वो बहुत ज़्यादा विलासी हो गए थे। तो देखिए, ये तो मैंने आपको धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बताया कि पोप की सर्वोच्चता और उसकी विलासिता को चुनौती दी गई। इस आंदोलन ने, धर्म सुधार आंदोलन ने, परलोकवाद और अंधविश्वासों के स्थान पर तर्कवाद और भौतिकवाद की भावना को बल दिया। लोग परलोकवादी हो गए थे, लोगों ने तर्क को खोजना बंद कर दिया था। तो देखिए, ऐसे में इस आंदोलन ने लोगों को अंधविश्वासों से छुटकारा दिलवाया और भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। पोप की सत्ता का पतन हो गया इस धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप, और राजा की निरंकुशताओं को बल मिला। अब राजा भी शक्तिहीन हो गए थे पोप के आगे। कई पोप तो इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि राजा को कुछ समझते ही नहीं थे। तो देखिए, ऐसे में यूरोप के लोगों का अंधविश्वास समाप्त हो गया। परलोक की बजाय अब उन्होंने इहलोक यानी वर्तमान जीवन को खुशहाल बनाने, सुधारने के लिए प्रयास आरंभ कर दिया। और वर्तमान जीवन कैसे सुधर सकता था? धन संग्रह करके, पैसा प्राप्त करके। आध्यात्मवाद तो कहता है कि सब कुछ छोड़ दो, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ, जो करेगा ईश्वर करेगा। लेकिन भौतिकवादी दृष्टिकोण कहता है कि अपने ऐशो आराम के लिए, अपने सुख के लिए धन का संग्रह करो। तो अधिक से अधिक धन कमाने की जो प्रवृत्ति थी, इसने वाणिज्यवाद के उदय में योगदान दिया, या वाणिज्यवाद को उसने जन्म दिया। ठीक है, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि धर्म सुधार आंदोलन कैसे मर्केंटलिज्म या वाणिज्यवाद के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और जो एक और बिंदु है वो है मुद्रा तथा बैंक प्रणाली, करेंसी एंड बैंक सिस्टम। देखिए, पहले जो व्यापार हुआ करता था, आप जानते हो कि मध्यकाल में यूरोप में जो व्यापार हुआ करता था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से किया जाता था, वस्तुओं के लेन देन के माध्यम से।
एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे हम अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय राज्यों की जब स्थापना हुई तो यूरोप के शासकों ने व्यापार और वाणिज्य के विकास पर बल दिया और उन्होंने धातु की मुद्राएं जो है जारी करनी शुरू कर दी। रूस और स्वीडन जैसे जो उस समय निर्धन देश थे, उन्होंने तो तांबे के सिक्के चलाए, जबकि जो और यूरोपीय देश थे who were comparatively richer than रशिया एंड स्वीडन, उन्होंने सोने और चांदी की मुद्राएं प्रचलित की। इसके अलावा विदेशी व्यापार में व्यापारी सोने और चांदी की मुद्राएं लेना ज़्यादा पसंद करते थे और यूरोपीय देशों की ये यूरोपीय देशों का प्रयास होता था कि निर्यात के बदले, यानी एक्सपोर्ट, जो कोई चीज़ वो अगर बेच रहे हैं तो उसके बदले में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोना और चांदी प्राप्त हुई। और सोने और चांदी को प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति थी, इसी ने वाणिज्यवाद को जन्म दिया। तो मुद्रा प्रणाली की शुरुआत, और दूसरी बात मैं इस पॉइंट में करूँगा बैंक के बारे में। तो देखिए, बहुत से बैंक स्टैब्लिश हुए 15 to 18 सेंचुरी के बीच में। आधुनिक बैंक स्थापित हुए, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ फ्रांस, रॉयल बैंक ऑफ बर्लिन, एम्स्टरडेम यानी नेदरलैंड का जो बैंक था, और इंपीरियल बैंक, और बहुत सारे देशों में बैंक्स स्टैब्लिश हुए। अब ये बैंक का क्या फंक्शन था? बैंक्स ने व्यापारियों को ब्याज पर पैसा देना शुरू कर दिया, लोन देना शुरू कर दिया, ऋण। जैसे आज के टाइम में हमें कोई काम होता है तो हम बैंक से लोन ले लेते हैं अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, उस पर लोन पर इंटरेस्ट होता है, वो हम पे करते हैं, लेकिन हमें मौके पर जब ज़रूरत होती है हमें पैसा मिल जाता है। तो ऐसे ही उस समय बैंक स्टैब्लिश हो गए, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बल मिला। देखिए, जो व्यक्ति सक्षम नहीं है, जिसके पास उस समय पैसा उपलब्ध नहीं है, वो बैंक से पैसा लेकर और कोई भी व्यापार या वाणिज्य में उसको लगा सकता था। तो इससे वाणिज्य को जो है बढ़ावा मिला, वाणिज्य के विकास को। और बैंक व्यापारियों तथा आम लोगों के धन को लोग अपने बैंकों में भी जमा करते थे। मतलब बैंक से व्यापारी लोन भी लिया करते थे और अपने जो अतिरिक्त धन होता था उसको भी जमा करते थे, उस पर उन्हें इंटरेस्ट मिलता था, जैसे कि आज आप बैंक का सिस्टम आप जानते हो। तो बैंकों की स्थापना ने भी वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन दिया। अगला जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है राजनीतिक विचारों में परिवर्तन। देखिए, उस समय राजनीतिक विचारों में भी परिवर्तन हो रहा था समय के साथ। जैसे आपने कभी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी थी, द प्रिंस, जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। उसमें मैकियावेली ने चर्च के स्थान पर राज्य की शक्ति को बल दिया। यानी अब पहले तो क्या था, मनुष्य के जीवन में चर्च इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब राज्य इंपॉर्टेंट हो गया। राज्य मतलब स्टेट, देश। और ये कहा गया कि राज्य को अपनी भौतिक और सैनिक शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए। भौतिक शक्ति में वृद्धि कैसे हो सकती है? व्यापार वाणिज्य के माध्यम से, और तभी सैनिक शक्ति में वृद्धि हो सकती है। तो इससे क्या हुआ, इन विचारों से राज्य की शक्ति को बल मिला कि स्टेट इज अबव एवरीथिंग। तो देखिए, राज्य को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए व्यापार संतुलन पर बल दिया गया, जो मैंने आपको कल बताया था, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी निर्यात ज़्यादा हो, आयात कम हो, तभी जो व्यापारिक संतुलन है वो देश के पक्ष में रह सकता है। तो इन राजनीतिक विचारों में भी परिवर्तन के कारण जो वाणिज्यवाद का उदय हुआ। बाकी इस वाणिज्यवाद के उदय में जो विचारक थे, थिंकर्स थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके कुछ हम नाम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। एक तो टॉमस मुन था, इंग्लैंड का एक व्यापारी था और वो ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर भी था। उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंग्लैंड्स ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड।
तो उसने वाणिज्यवादी संबंधी विचार इसमें प्रकट किए। टॉमस मुन ने इंग्लैंड के लिए अनुकूल व्यापार संतुलन, अनुकूल मतलब फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, निर्यात ज़्यादा आयात कम। प्रतिकूल व्यापार संतुलन का मतलब कि आयात ज़्यादा निर्यात कम। तो उन्होंने अनुकूल व्यापार संतुलन पर बल दिया ताकि इंग्लैंड में अधिक से अधिक सोना चांदी संग्रह हो सके। इसी तरह से एक इटली का निवासी था जिसका नाम था एंटोनियो सेरा। उसने बताया कि देशों में सोने चांदी की खानें नहीं हैं, इसलिए उन्हें धातुएं प्राप्त करनी चाहिए। इसी तरह से फ्रांस का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाणिज्यवादी विचारक था जिसका नाम था कॉलबर्ट, जे बी कॉलबर्ट की वाणिज्यवाद के विकास में बहुत अहम भूमिका रही और यही कारण था कि जो वाणिज्यवाद था उसे कॉलबर्टवाद के नाम से भी जाना गया। उसने भी वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन दिया। इसी तरह से एक इंग्लैंड का विचारक था जिसका नाम था सर विलियम पैटी। विलियम पैटी के भी इसी प्रकार के विचार थे कि जो है वाणिज्यवाद को बढ़ावा देना चाहिए। ऑस्ट्रिया एक देश है, उसका एक विचारक था, अर्थशास्त्री था जिसका नाम था फिलिप वॉन हॉर्निक या हार्निक, फिलिप वॉन हार्निक। उसने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किए। चार्ल्स डेवनंट भी एक अंग्रेज उदारवादी वाणिज्यवादी विचारक था, सरकार में वो विभिन्न पदों पर रहा, उसके भी इस प्रकार के विचार थे। इसी प्रकार इनके अलावा जोशिया चाइल्ड और रिचर्ड कॉलिंटन, सर जेम्स स्टीवर्ट, बहुत से ऐसे विचारक हुए उस समय जिन्होंने वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन दिया। तो पहला जो पार्ट है हमारे वाणिज्यवाद के उदय के कारण, ये जो पहला क्वेश्चन है ये पूरा हुआ। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि वाणिज्यवाद के उदय के कारण बताइए, या 15वीं से 18वीं सदी के बीच में यूरोप में वाणिज्यवाद के उत्थान के क्या क्या कारण थे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन इसको पूरा पढ़ लीजिए। वाणिज्यवाद के उदय के आपको ये 10-12 कारण जो है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा हुआ, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम मंडे को पढ़ेंगे। थैंक यू।